हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआईएमसी का पेपर जो जून में हुआ था 2018 में, उसका मैथमेटिक्स का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये आपके आए हुए हैं आरआईएमसी जून 2018 में आए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 14, 20, 25 एंड लीव्स 4 रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब वो कह रहा है छोटे से छोटा नंबर पता करो, जब आप उस नंबर को 8 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो, 20 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करो, तो हर बार रिमाइंडर क्या आए आपके पास, 4 आए। तो ऐसा नंबर आपने ढूंढना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर ढूंढेंगे जो नंबर 8, 14, 20 एंड 25 पे पूरा पूरा डिवाइड होता हो। मतलब आप सबसे पहले इनका एलसीएम ढूंढोगे 8, 14, 20 एंड 25 का। तो एलसीएम हमने लेना है 8, 14, 20, 25 का। तो आपको पता है सबसे पहले इनमें सब में कॉमन क्या है, पहले 2 के बेस के देखते हैं। 2 4 द 8, 2 7 द 14, 2 10 द 20, 25 जाता नहीं, इसको ऐसे लिख लेंगे। देन फिर 2 पे 2 2 द 4, देन 7 वैसे ही आ जाएगा। 2 5 द 10, फिर 2 5 25 5 के टेबल पे जाता नहीं, तो 25 एज इट इज आ जाएगा। फिर आगे 5 पे, तो 5 2 के टेबल पे आता नहीं, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 7 भी एज इट इज आ जाएगा। तो 5 1 द 5 और 5 5 द 25। तो ये आपके पास फैक्टर बन गए सारे। ठीक है बच्चे। तो आपने क्या करना है, एलसीएम निकालते समय इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 5 2 7 5। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 1400 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, 1400। तो मतलब 1400 एक ऐसा नंबर है जो 8, 14, 20 एंड 25 पे पूरा डिवाइड होता है। लेकिन वो कहता है रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो जो भी आपको रिमाइंडर चाहिए वो आप उसमें प्लस कर दोगे 1404। तो आपको पता है जब भी आप 1404 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 1400 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ऐसी 14 से डिवाइड करोगे, जिससे मर्जी डिवाइड करोगे, आपका हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास आए भी रिमाइंडर क्या आए, रिमाइंडर ये बचना चाहिए, तो आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है सभी नंबर्स का, और जो रिमाइंडर बोला है वो आपने प्लस कर देना है। ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी पेपर जून 2018 में ही आया था ये क्वेश्चन। वो कह रहा है बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय $50। कहता है किसी आर्टिकल का प्राइस है जो वो $50 आपने रिड्यूस कर दिया, ए गेन ऑफ 5% टर्न इनटू द लॉस ऑफ 5%। मतलब जो उसका गेन हो रहा था पहले 5%, अब वो किसमें टर्न हो गया, लॉस होने लग गया। मतलब आप पहले जितने का सेलिंग प्राइस, जितने की कोई चीज बेच रहे थे, अगर आप उससे $50 कम में बेचोगे, तो जहां पर आपको पहले 5% प्रॉफिट हो रहा था, तो अब आपको क्या होगा, 5% लॉस होगा। फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो पहले बताओ भी कितने, पहला ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका क्या था। ठीक है गाइस। देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें कोस्ट प्राइस लेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमें कोस्ट प्राइस पे होता है। हम आते हैं लेट द कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मान लेते हैं हम एक्स था। तो अब क्वेश्चन में उसने कहा था अभी पहले उसको 5% प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट मतलब जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, पहले आपका सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हो, ऐसे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस इनटू, अगर प्रॉफिट हो रहा तो आप प्रॉफिट प्लस करते हो, अपॉन नीचे 100 आता है। अगर लॉस हो रहा हो तो आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट। यही फॉर्मूले होते हैं ना हमारे। तो अब सेलिंग प्राइस निकालोगे, पहले वाले सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट हो रहा था, तो आपको पता है सीपी आपका एक्स है, और 100 प्लस 5 क्या हो गया, 105 अपॉन 100। तो ये पहले वाला एसपी था। अब इस एसपी में से अगर आप 50 रुपए माइनस कर देते हो, तो ये 50 रुपए आपने माइनस कर दिए, तो अब आपके पास जो सेलिंग प्राइस आ गया उस पर लॉस हुआ 5% का। तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, अब लॉस हो रहा है कितने का, 5% का। तो 100 में से 5 निकाले तो कितना आ गया, 95%। तो ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है। हम सेलिंग प्राइस को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये 105 अपॉन एक्स अपॉन 100 हो गया। ये 95 अपॉन 100 इंटू एक्स है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का 50 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। अब 105 बेस सेम है इनके, तो 105 में से 95 माइनस किए तो कितना आया, 10x अपॉन 100 आ गया, जो कि 50 के इक्वल आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 50 इंटू 100, ऊपर चला जाएगा ये 100 वाला आपका, और 10 आपका नीचे आ जाएगा।
तो आप कह दोगे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 500। तो मतलब आपका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 था। अब वो कह रहा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आप पे यही था जिसपे 5% प्रॉफिट हो रहा था। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस आपका 500 था और सेलिंग प्रॉफिट हुआ तो 100 प्लस 5 105 अपॉन 100। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कह दोगे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आपका क्या था 525 था। ठीक है गाइस, तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है if 3/5 of a number exceeds its 2/7 of a number by 44, मतलब किसी नंबर का 3/5 है जो वो एक्सीड्स है 2/7 ऑफ द उसी नंबर से कितना 44। फाइंड द नंबर, तो नंबर कितना होगा। तो देखो हमें नंबर नहीं पता तो हम लेट करते हैं नंबर क्या है हमारा x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने कहा है 3/5 ऑफ द जो नंबर है, तो नंबर हमने मान लिया x, तो उसका 3/5 क्या हो गया 3/5 ऑफ द x। तो ये नंबर ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है 2/7 ऑफ द नंबर। तो नंबर हमारा x है, उसका 2/7 क्या हो गया 2/7, तो उससे कितना ज्यादा है वो 44, मतलब दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या है 44। ठीक है गाइस, तो अब आपने क्या करना है इनका बेस सेम करना है, मतलब इनका एलसीएम लेना है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या आ गया 35 आ गया। तो 35 आ गया तो अब आप क्या करोगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 द 21x, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 35 बनाना है तो 5 से, 5 2 द 10x, ठीक है, इक्वल टू 44। अब 21x में से 10x निकाले तो आपके पास आ गया 11x, तो 35 आपका उधर चला जाएगा, तो 44 इंटू 35 हो गया। तो जो x की वैल्यू आएगी अब क्या होगा 44 इंटू 35 है तो आपका 11 नीचे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 44 इंटू 35 11 नीचे आ गया। तो अब आपको बताइए 11 4 था 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा 4 इंटू 35 बच जाएगा। तो 4 इंटू 35 करोगे तो क्या आ जाएगा 140। तो आप कह दोगे ओरिजिनल नंबर आपका क्या था 140 था। ठीक है गाइस, सिंपल सा है, आपने नंबर को लेट किया x, तो उसका 3/5 हो गया 3/5 ऑफ द x। ये नंबर ज्यादा है किससे उसी नंबर के 2/7 2/7 किया उसी नंबर का, इन दोनों का डिफरेंस 44 है, तो इसको सॉल्व करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इसने क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है हमें, कह रहा है अभिमन्युज वेट, अभिमन्यु का वेट है 56.7 केजी। अभिमन्यु का वेट क्या है 56.7 केजी है। इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, मतलब अगर वो अपना वेट रिड्यूस कर लेता है 7:6 में, फाइंड दिस न्यू वेट, तो उसका न्यू वेट क्या आएगा। देखो जी, आप इसका उसने बोला है भी 7:6 में रिड्यूस्ड हो गया, मतलब पहले उसका वेट 7 था अब 6 हो गया। ठीक है, पहले 7 था तो अब क्या हो गया 6 हो गया। तो बताओ क्या होता है, अब 6 निकालना है। तो देखो आप कह दोगे भी इसको ऐसे कर लो कि पहले 7x था अब 6x है, तो 7x किसके इक्वल था, आप कह लोगे 56.7 के इक्वल था। अगर 7 56.7 के इक्वल था तो x क्या था आपके पास 56.7 अपॉन 7। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास। तो आपने 6x निकालना है, अब का वेट निकालना है, तो अब का वेट क्या होगा 6 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी है 56.7 अपॉन 7, तो देखो यही है ना, ये x आपके क्या होगी x की वैल्यू होगी, तो 6x तो 56.7 है। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो जैसे इसको सॉल्व करेंगे 7 8 द 56 7, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 48.6 केजी आ जाएगा। इसका मतलब अब जो वेट है न्यू वेट है वो उसका कितना है 48.6 केजी है। आई होप क्लियर है बच्चे। उसका पहले वेट 7x था, बाद में रिड्यूस होकर 6x हो गया, तो पहले वाला वेट 56.7 के इक्वल है, तो आप कह दो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब न्यू वेट पता करना है 6x, तो x को यहाँ पे पुट किया तो आप आपके आंसर आ गया। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो कह रहा है तन्माया was asked to multiply a given number by 4/5, मतलब उसको क्या कहा गया अभी एक नंबर को आपने 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। बाय मिस्टेक ही डिवाइडेड द नंबर 4/5, उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसने क्या कर दिया गलती से डिवाइड कर दिया। हिज आंसर वाज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। अब उसका जो आंसर आ रहा है, जो पहले आंसर आना था करेक्ट आंसर था उससे 36 ज्यादा आ रहा है। व्हाट वाज द गिवन नंबर, तो वो नंबर बताओ क्या होगा। ठीक है गाइस, अब देखो आपको नंबर नहीं पता तो आप मान लो भी नंबर क्या था आपके पास x, करना क्या था उसने भी
4/5 से मल्टीप्लाई करना था। मतलब करेक्ट उसने करना क्या था, करेक्ट नंबर करना था, उस नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब ऐसे करना था। बट उसने कर क्या दिया, रॉन्ग कर क्या दिया, उस नंबर को 4/5 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 5 आपका ऊपर चल गया, मतलब अब रॉन्ग नंबर ये हो गया। ठीक है गाइस, 4/5 से डिवाइड किया तो 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये रॉन्ग नंबर हो गया आपका और ये करेक्ट नंबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आ रहा है, वो कह रहा है 36 आ रहा है। तो मतलब 36 ज्यादा आ रहा है, तो आप कह दोगे भी इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 36 आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जब ऐसे फ्रैक्शन आए तो बेस इक्वल करना है, तो इसका एलसीएम लोगे कितना है, 20 आ गया। तो अब इसको 20 बनाना है तो क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 5 25x हो गया। अब इसको 20 बनाना है तो उसको 4 से करोगे, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 20 हो जाएगा, 4 4 16x हो गया और इक्वल टू 36 है। तो अब आपको पता है 25x में से अगर आप 16x माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9x। 20 आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 36 इंटू 20 हो गया। तो अब ये क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है तो 9 नीचे चला जाएगा। तो जब आपका 9 नीचे जाएगा तो क्या होगा, जैसे आपके पास 9x इज इक्वल टू 36 इंटू 20 है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36 इंटू 20/9। तो आप कह दोगे x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 20। तो 4 इंटू 20 मतलब आप कह दोगे आपका नंबर क्या आएगा, 4 इंटू 20 मतलब 80। तो मतलब आपका ओरिजिनल नंबर क्या था, 80 था, गिवन नंबर। आई होप आपको बच्चे क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ सेल करने पर विशाल obtained a profit equal to the selling price of 11 मीटर ऑफ सेम क्लॉथ। मतलब उसने 33 मीटर क्लॉथ बेचा और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, जितना सेलिंग प्राइस 11 मीटर बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतना उसको प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना है। तो देखो अब आपको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, तो आप क्या निकालते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यही होता है ना प्रॉफिट निकालने का फंडा। अब प्रॉफिट कितना है, देखो अब आप यहीं पे कह लोगे ये प्रॉफिट है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो प्रॉफिट कितना है, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर दैट इज प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर। अगर वो 33 मीटर बेच रहा है तो उसने खरीदा भी 33 मीटर होगा, तो सीपी क्या हो गया, सीपी ऑफ 33 मीटर हो गया। अब आपने क्या करना है, सीपी वाला एक साइड पे करने है और एसपी वाला एक साइड पे। तो ये सीपी माइनस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो सीपी ऑफ 33 हो गया। और ये एसपी ऑफ 11 है तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 33 में से अगर 11 माइनस करे तो क्या आ गया, एसपी ऑफ 22 मीटर आ गया। ठीक है गाइस, अब आपके पास देखो क्या हो गया, ये हो गया आपके पास सीपी ऑफ 33 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 22। क्लियर है, तो आप ऐसे कर दोगे, ये सीपी है, आप एसपी को नीचे ले आओगे इधर से, तो ये आ गया आपके पास 22 और नीचे कितना आ गया 33। तो यहां से क्लियर हो गया, अभी सीपी आपका 22 है और एसपी क्या है आपका 33 है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस 22 की खरीदी कोई चीज 33 में बेची, तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट हम ऐसे निकालते हैं ना, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमें पता है भी प्रॉफिट कितना हुआ है 11 रुपीज का, अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या है 22, इंटू 100 कर देंगे। तो अगर आप इसको कट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 50% आ जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइज करना है। तो कह रहा है इसको फैक्टराइज करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। तो इसको आपने फैक्टराइजेशन करना है। तो कुछ फैक्टराइजेशन करना है तो आप कॉमन देखो, जैसे एक्स की 3 और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में यहाँ पर एक्स 3 बार है, यहाँ पर एक्स 2 बार है, इट मीन इन दोनों में एक्स 2 बार तो है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x 3 बार था तो 2 बार अगर कॉमन निकल गया तो यहाँ पर x 1 बार रह गया, और यहाँ पर दोनों बार निकल गया तो यहाँ पर 1 रह गया। ठीक है गाइस, अब आप इन दोनों में देखो, इन दोनों में x कॉमन है, नहीं इन दोनों में कर लो, आप ऐसे करो, इस x को उधर लेके जाओ, तो आप इसको ऐसे करो, पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ax है, तो माइनस a और प्लस x माइनस 1 कर लो। ठीक है गाइस,
तो अब देखो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम ये लिख देंगे इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स माइनस वन आ गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास एक्स माइनस वन आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए कॉमन आ गया तो एक्स माइनस वन रह गया, और लास्ट का आपके पास है ही एक्स माइनस वन। ठीक है गाइस, अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में आप देखो एक्स माइनस वन है, तो आप कह लोगे एक्स माइनस वन आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या रह गया, एक्स माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया, यहां से भी एक्स माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया ए रह गया, और यहां से भी एक्स माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पे वन रह गया। तो आप कह सकते हो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन, दैट इज योर आंसर। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 144। इंटीरियर रेगुलर कोई भी पॉलीगन है तो उसका कोई भी जो इंटीरियर एंगल है वो 144 है। फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज डबल द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फर्स्ट पॉलीगन। फर्स्ट पॉलीगन की जो है उससे डबल साइड्स हो। तो पहली बात तो पॉलीगन होती क्या है, जिसकी क्लोज साइड हो, क्लोज साइड कोई भी रेगुलर पॉलीगन, जैसे आप मान लो जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आप मान लो जैसे एक हेक्सागन एक पॉलीगन है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वे हेक्सागन एक पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो ये होता है आपका इंटीरियर एंगल, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल। ठीक है गाइस, और ये होता है आपका जो बाहर वाला होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब उसने बोला है इंटीरियर एंगल 144 है, इंटीरियर एंगल 144 है। ठीक है, तो आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है, जब आप नंबर ऑफ क्या होता है, आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ साइड्स निकाल रहे हो, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल सारी साइड्स का जो इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री। मतलब या आप n माइनस कह लो या आप x माइनस टू कह लो। ठीक है जी, x माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो अगर आपने ये सारे एंगल्स का सम है, तो अगर एक का निकालना है तो डिवाइडेड बाय x कर दो, सारे एंगल्स मतलब आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ साइड। तो हम ये मान लेते हैं, मान लो वो कह रहे हैं आप मान लो कोई भी पॉलीगन है उसकी x साइड्स है, तो उसके टोटल एंगल का सम क्या हो गया, x माइनस टू इंटू 180 डिग्री। और अगर हर एक एंगल निकालना है तो उसको आपने x से डिवाइड कर दिया, उस पॉलीगन का जो हर एक एंगल है इंटीरियर एंगल दैट इज 144 है। तो अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस टू। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, ये 36 है, इसको देखो आप 180 को आप कैसे लिखते हो, यहाँ पर आप यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, x माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू, आप ऐसे कर लो, ये 144 और यहाँ पे आपका 180 यहाँ पे आ गया, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 36 5 दा एंड 36 4 दा। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आ गया आपके पास क्या आ गया, 5x 5 टू द 10, मतलब आप 5x 5 टू द 10, और यहाँ पे क्या आ गया, 4 को x से किया तो 4x आ गया। तो 5x है, ये 4x है, तो x को आप इधर लेके आए तो आप कह दोगे x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। मतलब एक पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स थे, 10 साइड्स हैं। ठीक है बच्चे, तो मतलब जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं। अब रेगुलर पॉलीगन की 10 साइड्स हैं, अब दूसरा पॉलीगन लो जिसकी हर एक कितनी साइड्स हैं, उससे डबल साइड्स हैं। तो अगर पहले वाले की 10 है तो दूसरे पॉलीगन की साइड्स कितनी होगी, 20 होगी। अब उसका हर एक एंगल निकालना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल, तो ईच एंगल ऑफ द न्यू पॉलीगन, तो हर एक एंगल निकालना है। अभी मैंने क्या बताया था उसके लिए फंडा, तो यही फंडा था ना हमारा, x माइनस टू इंटू 180 डिग्री अपॉन एक्स, है ना। तो साइड्स हमें पता लगी कितनी है, 20 है, तो 20 माइनस दो इंटू कितना है 180 डिग्री अपॉन कितना करेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, 20 से ये आ गया आपके पास 9 आ गया, और यहाँ पे क्या आया 18 इंटू 9, 18 इंटू 9 होता है आपके पास 162 डिग्री। तो आप कह दोगे जो नया पॉलीगन आया है उसकी हर एक साइड क्या है, 182 डिग्री है। आई होप बच्चे क्लियर है, बच्चे क्लियर, हाँ जी, शायद आपको क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब वो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, वो कह रहा है एक स्क्वायर है, मान लो ये आपके पास एक स्क्वायर है, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक स्क्वायर है, जस्ट लेट कर लो ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर की हर एक साइड के उसका एरिया कह रहा है 16 है। तो अब आपको बोल रहा है, मान लो ये आपके पास ये हो गया स्क्वायर, हो गया ए बी सी और ये डी हो गया, तो इसका एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो आपको पता है एरिया निकालने का, इसकी अगर हर एक साइड ए हो, अगर मान लो इसकी हर एक साइड ए है, तो आप कह दोगे एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो ए क्या आ गया, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो आप मान लोगे भी स्क्वायर की हर एक साइड क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्या मानोगे कि स्क्वायर की हर एक साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर, हर एक साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अब वो कह रहा है, अब आपने क्या कहा, उसने क्या कहा है भी मिड पॉइंट को जोड़ना है। तो क्या मिड पॉइंट, तो आप मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट जोड़ लिया, ये हमने बोल लिया ये मिड पॉइंट्स है, तो ये मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। तो ये इन सारे मिड पॉइंट्स को जोड़कर आपने एक नीचे अंदर स्क्वायर बनाया, तो ये स्क्वायर मिड पॉइंट्स को जोड़ के क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो इस स्क्वायर का आपने एरिया पता करना है, के बाद क्या पता करना है, स्क्वायर। इसको नाम लेते हैं पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है। ठीक है जी। तो अगर आप ये एपी की लेंथ पता करते हो, तो ये क्या हो गया आपके पास, एपी क्या हो गया, हाफ होता है, ये पूरा 4 है, तो एपी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द 4 मतलब 2 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे ये वाली साइड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। इसी वजह से आप ए एस निकालोगे, तो ए एस क्या हो गया, ये भी कितना हो गया बच्चे, हाफ ऑफ 4 हो गया। तो आपके पास देखो ये पाइप, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो आप कह दोगे ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे आप, मतलब बेस का स्क्वायर एपी का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का स्क्वायर 2 रूट 2 आ गया। तो आप कह दोगे इसकी जो हर एक साइड आ गई वो 2 रूट 2 आ गई। क्लियर है। अब अंदर वाले स्क्वायर की हर साइड 2 रूट 2 है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, साइड का स्क्वायर। तो आप कह दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर पी के और एस क्या आ जाएगा आपके पास, 2 रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। तो आप कह दोगे 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया, 2 हो गया। तो 4 इंटू 2 क्या आ गया आपके पास, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। ठीक है गाइस, सो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर माइनस 17x स्क्वायर 26y स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट कर लेना है। तो ये इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, भी मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या है, देखो इस क्वेश्चन में आपको करना है मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास पहले a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमने कुछ ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने हैं भी जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना आए, 52 आए। मतलब कोई फैक्टर आपने ऐसे ढूंढने हैं जिनको 2 और 26 मल्टीप्लाई करने से क्या आए, 52 आए, और जिनको प्लस करने से क्या आए बच्चे, ये बीच वाला मतलब 17 आए, मतलब -17 आए। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसे कह सकते हो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 क्या होता है, 52 हो गया, 13 और 4 क्या हो गया आपके पास 17 हो गया, लेकिन माइनस का 17 चाहिए, इसलिए माइनस का 13 होगा, माइनस का 4 होगा। तो हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये 2x स्क्वायर है, तो 17 को तोड़ लिया -13xy और -4xy। ठीक है बच्चे, मिड वाली टर्म को स्प्लिट कर लिया ना, तो 17 क्या होगा, -13xy और -4xy प्लस 26y स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पर एक x बाहर चला गया, तो यहाँ पे 2x रह गया, और 13xy में से x कॉमन है, तो x बाहर चला गया, तो रह गया 13y। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 में और 26 में पहले तो 2 ही कॉमन है, तो 2 बाहर आ गया, और एक y कॉमन है, तो 2y कॉमन आ गया। तो यहाँ पे रह गया आपका 2x, और यहाँ पे क्या रह गया 13y। ठीक है गाइस, तो अब देखो इन दोनों में 2x माइनस 13y कॉमन है, तो 2x 13y को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ रह गया आपका x और ये रह गया 2y। दैट इज योर फैक्टर। बहुत इजी था, आई होप बच्चे आपको क्लियर है। दोबारा से देख लो बच्चे, 2x स्क्वायर है, 17xy स्क्वायर है, तो उसको हमने स्प्लिट किया 13xy माइनस 4xy प्लस 26y स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x रह गया, यहाँ पे 13y रह गया, और यहाँ पे दोनों में 2 और y कॉमन है, तो 2y कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2x रह गया माइनस 13y रह गए, तो 2x माइनस 13y और यहाँ पे x माइनस 2y। दैट इज योर फैक्टर। तो आगे चलते हैं।
अब जैसे ये कह रहा है डिवाइड करो, आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4, सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वाई से। मतलब एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को आपने डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस वाई से। तो देखो आपने डिवाइड करना है, तो इनके बीच क्या डिवाइड का साइन आ गया, तो डिवाइड को हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को डिवाइड करना है एक्स माइनस वाई से। एक आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है वो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस लिख दो एक बार माइनस लिख दो। अब जैसे ये है एक्स की पावर 4 को, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स की पावर स्क्वायर और यहाँ पे वाई की पावर स्क्वायर, तो ये 4 ही हो गया। और नीचे क्या है आपके पास, एक्स माइनस वाई। तो आप देखो ये बन गया आपका ए और ये बन गया आपके बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार इनको प्लस में लिख दोगे, एक बार आप इनको माइनस में लिख दोगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया एक बार लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब ये फिर फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, मतलब एक बार इसको एक्स प्लस वाई लिख दोगे, एक बार एक्स माइनस वाई लिख दोगे। ठीक है गाइस, तो यहां पर आप देखो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई बच जाएगा। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 3, अब क्या करोगे, y को x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर y आ जाएगा। इसी तरह से x को y से स्क्वायर से करोगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा। y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो y क्यूब आ जाएगा। दैट योर आंसर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फर्स्ट फिगर गिवन बिलो shows the wire on a circular shape with the radius of 80 सेंटीमीटर। मतलब फर्स्ट शेप में आपको बताया गया है, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस क्या है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चे, तो श्याम कट आउट एन आर्क फ्रॉम द वायर सच दैट आर्क मेक्स एन एंगल 90 डिग्री सेंटीमीटर एट द सेंटर। If the arc again bent and circular shape as shown in the second figure, find the radius of the new circle। तो न्यू सर्कल का रेडियस क्या है। देखो जी क्या कहा उसने, ये बोला पहला सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, वो कह रहा है 80 सेंटीमीटर। मान लो 80 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, तो ये रेडियस ही है। अब इसमें से एक आर्क कट को कट किया, तो आर्क क्या है, जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मतलब ये वाला आर्क, ये वाली आर्क है, मतलब इतनी वायर आपने काट ली, यहां से लेके इतनी वायर आपने काट ली और इस वायर का आपने फिर सर्कल बना दिया। ठीक है बच्चे, एक सर्कल फिर बना दिया, तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये पूछा हुआ। ठीक है, तो देखो अब आपको पता है ये इस सर्कल का जो रेडियस 80 सेंटीमीटर है, तो आप मान लो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल क्या है, 80 सेंटीमीटर है। तो अगर रेडियस 80 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल को बनाने के लिए कितनी वायर लगी होगी, टोटल टोटल कितनी वायर लगी होगी। तो टोटल वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, इसका सरकमफ्रेंस निकालना पड़ता है। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है हमारा 2 पाई आर होता है। ठीक है बच्चे, तो 2 पाई तो हमें पता है और आर हमें पता है 80 है, तो आप कह दोगे 160 पाई सेंटीमीटर हो गया। तो आप कह दोगे बड़े सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है या पूरी वायर की लेंथ क्या है, 160 पाई सेंटीमीटर है। और जो स्मॉलर सर्कल है, तो स्मॉलर सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा। देखो अगर इसको हम पूरे को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये पूरी वायर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो छोटे सर्कल का वायर है वो है ये 1/4, अगर ये 4 है तो ये 1/4, तो 160 अगर पूरे का है तो छोटे का क्या हो गया 1/4, मतलब 40 पाई। तो आप कह सकते हो छोटे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 40 पाई है। तो कहने का मतलब छोटे सर्कल की जो लेंथ है 2 पाई आर वन, वो क्या है 40 पाई के इक्वल है। तो 2 पाई आर वन 40 पाई के इक्वल है, तो आर वन क्या आ गया 40/2, मतलब 20। अब पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो आप कह दोगे छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा। वो बच्चे आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है गाइस, बहुत ही ईजी था। तो आइए आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इफ लाइन, एक लाइन है पी आर एंड एस टी आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स। कह रहा है एक लाइन है, जैसे एक लाइन है ये पी आर लाइन होगी और एक लाइन कौन सी होगी, एस टी होगी। तो ये क्या है आपके पास, कह रहा है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है, बिल्कुल सही है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपने इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखो पहले, ट्रेंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रेंगल, तो पी
क्यू आर, तो बड़े वाली ट्रायंगल पी क्यू आर मतलब बड़े वाली ट्रायंगल को आप देखो, तो बड़े वाली ट्रायंगल में आपके पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता है ये 40 है, ये 40 है, 40 40 क्या हो गया 180, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, तो आप 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो और ये वाला एंगल माइनस कर दो, तो 100 डिग्री आ गया, तो आप कह दोगे भी जो पी एंगल है दैट इज 100 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चे, अब आपको पता है पी आर और एस टी पैरेलल है, पी आर और एस टी क्या है पैरेलल है, तो इन दोनों में देखो पी आर एस टी पैरेलल है, तो अगर दोनों ट्रायंगल की बात करें तो 40 तो आपके पास कॉमन है ही है, एक एंगल तो कॉमन है ही है, और आपके पास ये वाले एंगल भी कॉमन हो जाएंगे, कौन कौन से, आप कह दोगे ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसी प्रकार से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो एंगल आरपीएस, आरपीएस, तो आरपीएस मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, टी एस क्यू मतलब इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर कोई दो लाइन पैरेलल हो तो ये वाले एंगल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप कह सकते हो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर ये 100 हो गया और हमें पता है ये पूरा एंगल कितना होता है 180 का होता है, पूरा एंगल कितने का होता है 180 का, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 में से आप 100 माइनस कर दो दैट इज 80 डिग्री, तो आप कह दोगे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री आ। बहुत ही ईजी था बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है एक कैट इज वॉकिंग ऑन द वेरी रेगुलर पॉलीगन, मतलब कैट वॉक कर रही है कहां पर, रेगुलर पॉलीगन पे, एज शोन द बिलो, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस, अगर वो पॉइंट एस से स्टार्ट हो, मतलब ये पॉलीगन पे वॉक कर रही है यहां से स्टार्ट हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, पहले इधर से जा रही है फिर इधर से जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन वाइज वो स्टार्ट हुई। ठीक है, विच साइड विल द कैट रीच द आफ्टर वॉकिंग 18 by 25 डिस्टेंस ऑफ द पेरिफेरी, मतलब किस साइड पे वो पहुंचेगी अगर इस साइड का टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 18/25, तो अब देखो पहले 18.25 जब वो डिस्टेंस कवर कर लेगी तो वो किस साइड पे होगी, तो ये रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं, ये 5 साइड है, तो इसकी 5 साइड है, ये तो ठीक है। आप मान लो ये, आप ऐसे मान लो लेट द पैरामीटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन क्या है 25 मीटर है, तो आप मान लो इसका टोटल पैरामीटर क्या है 25, क्योंकि इसकी 5 साइड है तो आप मान लो 25, 25 क्यों माना, क्योंकि 18/25 है तो 25 की 25 कैंसिल हो जाए, तो हमने इसलिए मान लिया भी इस पॉलीगन का जो टोटल लेंथ है वो 25 मीटर है, अगर हर एक 25 मीटर है तो ये 5 साइड है, तो हर साइड कितनी होगी, मतलब उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आप कह दोगे भी हर साइड कितनी कितनी की होगी 5 5 5 5 5 5 की होगी। ठीक है गाइज, तो आप कह दोगे हर साइड क्या होगी, लेंथ ऑफ ईच साइड क्या है 25 है और 5 की है, तो हर साइड क्या होगी 5 मीटर। तो कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैट ने डिस्टेंस कवर किया टोटल डिस्टेंस का 18/25, टोटल डिस्टेंस है 25, उसका 18/25 क्या हो गया 18 मीटर, तो आप कह दोगे कैट ने कवर किया 18 मीटर, तो 18 मीटर, तो मतलब आप कह दोगे हर साइड 5 है तो 5 को डिवाइड किया 3.6, 3.6 मतलब अकॉर्डिंग टू फोर्थ साइड पे होगी, 5 5 10 5 15 और ये यहाँ तक 20 है, तो अप्रोक्सीमेटली कैट यहाँ पे होगी 18 पे, तो कौन सी साइड पे होगी फोर्थ साइड पे, तो मतलब इट मीन्स वो कौन सी साइड पे होगी डी साइड पे होगी, उसने पूछा है कौन सी साइड पे होगी, तो ये कौन सी साइड है डी साइड, तो डी साइड पे वो कैट होगी। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है इन द इमेज गिवन बिलो, एक इमेज गिवन है आपको, ये इमेज गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ ऑल द लार्ज सर्कल इज आर, जितने भी बड़े सर्कल हैं, मान लो ये बड़े सर्कल हैं, इनका रेडियस क्या है आर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, तो जितने भी बड़े सर्कल हैं इनका रेडियस क्या है आर है। ठीक है गाइस, तो जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, मतलब इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, when we join the all the center of the big circle through a line we get a square, देखो जैसे इन सर्कल को आपने ज्वाइन किया तो ये मान लो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है,
तो जब आप सारे सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एक स्केयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक स्केयर मिल गया, ठीक है। अब इसकी स्केयर की हर एक साइड क्या होगी, हर एक की हर एक साइड क्या है, देखो ये क्या है, पहले सर्कल का रेडियस आर है, ये भी आर है, तो आर ये हो गया, आर ये हो गया, तो आप कह दोगे सर्कल की हर एक साइड क्या होगी, 2r होगी। तो साइड ऑफ स्केयर क्या होगी, r प्लस आर 2r होगी। तो बड़े सर्कल जो स्केयर बनेगा उसकी हर साइड क्या होगी, 2r होगी। तो डायगोनल क्या होगा स्केयर का, डायगोनल मतलब ये वाला कह दो, तो डायगोनल होता है ये वाला, तो ये हो गया डायगोनल, दैट इज द डायगोनल, ठीक है, ये डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्म होता है रूट टू साइड, रूट टू इंटू साइड, रूट टू इंटू साइड, तो ये हो गया, ठीक है गाइस। तो रूट टू इंटू साइड होता है। अब आपको पता है डायगोनल का जो हर साइड क्या है, रूट टू है, तो रूट ऐसे कर लोगे ना आप, तो आपको करोगे आप यहाँ पे रूट टू इंटू साइड कितनी है, 2r है, 2r साइड होगी, तो आप कह दोगे ये डायगोनल आ गया, तो ये क्या आ गया आपके पास, डायगोनल आ गया, कितना आ गया, 2√2r आ गया, तो ये डायगोनल है। तो डायगोनल मतलब पूरे लेंथ किसकी, स्क्वायर की डायगोनल होगी तो लेंथ होगी। तो इसमें से आप इसका हाफ कर दो, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो नहीं, आपने निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, तो ये आपके पास डायगोनल आ गया, √2r आ गया, ठीक है गाइस। तो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, तो इनर सर्कल रेडियस निकालना है अब आपको। तो ये क्या है आपके पास डायगोनल, तो ये डायगोनल पूरा है, तो इसमें से आप क्या निकाल दोगे, दो रेडियस माइनस कर दोगे, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस आपने माइनस कर दिया, ठीक है बच्चे। तो ये डायगोनल था रूट टू इंटू आर, तो ये पूरा डायगोनल था। तो डायगोनल में से आपने एक ये वाला रेडियस माइनस कर दिया और एक ये वाला रेडियस माइनस कर दिया, तो -2r कर दिया, ठीक है बच्चे। तो ये क्या रह गया आपके पास, ये सर्कल का डायामीटर आ गया, तो ये इनर वाले सर्कल का क्या आ गया, डायामीटर आ गया। तो रेडियस निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2r कॉमन है, तो यहाँ पे रह गया √2 - 1/2 है, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो आप कह दोगे इनर सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आएगा, √2 - 1r। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, दोबारा से देख लो। वो कह रहा है देखो, अगर बड़े सर्कल का हर एक का रेडियस आ रहा है तो सभी के मिड सेंटर को जोड़ा तो आपको पता लग गया अभी अंदर क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा। और स्केयर की हर साइड क्या होगी, आर, और आर क्या होगी, 2r होगी, ठीक है। तो डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो साइड हमें पता है स्केयर की क्या है, 2r है, तो √2r इंटू 2, तो 2 इंटू √2r क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो आपको पता है डायगोनल में से अगर आप ये वाली चीज और ये वाली चीज कट कर देते हो तो आपके पास सर्कल, छोटे सर्कल का डायामीटर आ जाता है। तो छोटे सर्कल का डायामीटर आ गया, लेकिन रेडियस निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया, देन आगे कैलकुलेशन, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं। वो कह रहा है इन अ फैमिली द फादर, इन अ फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड ही हैड 3 times as much as अदर हैड। मतलब एक फैमिली में एक फादर के पास कितना कितना केक है, 1/4 ऑफ द केक लेता है। अब उसके पास क्या है, 3 टाइम केक है जितना हर एक मेंबर के पास, अदर्स मेंबर के पास है। हाउ मेनी इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितने हैं मेंबर फैमिली में, ठीक है बच्चे। तो ये केक था जैसे, तो आप मान लो ये केक है, क्लियर है। तो इसमें से फादर को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1/4, तो दैट इज द, ये 1/4 मिल रहा है, तो ये आप कह दो ये वाला फादर को मिल रहा है हिस्सा, ठीक है, ठीक है। तो आप मान लो टोटल मेंबर फैमिली में कितने मेंबर है, x हैं, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग द फादर, तो मतलब फादर को अगर एक्सक्लूड कर दें तो कितने फैमिली में मेंबर है, तो x में से फादर को माइनस कर दिया तो बाकी हर एक मेंबर को कितना मिल रहा है, तो अगर फादर में से माइनस कर दिया तो आप कह दोगे बाकी मेंबर को कितने मिल रहा है, 3/4 मिल रहा है, 3/4 ऑफ द टोटल। तो वन फैमिली मेंबर कितना ले रहा है, देखो 3/4 ऑफ द जितना बचा, ठीक है। तो वो द केक, तो आप कह दोगे तो इसको आप ऐसे समझ लो, ये ज्यादा इजी रहेगा। आप मान लो ये टोटल है, इसको फैमिली को डिवाइड किया तो ये जो ये हिस्सा है वो किसके इक्वल है, जैसे ये 3 ही बंदों को मिल रहा है तो बाकी जितना फादर को मिल रहा है तो यही हिस्सा 3 बंदों को मिलना था,
तो मतलब ये 1/4 वाला हिस्सा है वो 3 बंदों को मिलना था। अगर ये 3 बंदों को मिल रहा है तो ऐसे ये वाला भी कितने बंदों को मिलेगा, 3 बंदों को मिल जाएगा। तो ये वाला हिस्सा भी कितने बंदों को मिलेगा, 3 बंदों को, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा अकेला फादर को मिल रहा है, मतलब जो हिस्सा जो अकेला फादर को मिलता है 1/4, वो हिस्सा जितना 3 मेंबर को मिलना है उतने को मिलना है। तो कितने मेंबर हो गए फैमिली में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फादर हो गया। तो आप कह सकते हो फैमिली में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इस वे से भी समझ लेते हैं। मान लो फैमिली में टोटल मेंबर कितने हैं, x हैं। तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग द फादर, अगर हम फादर को एक्सक्लूड कर दें तो कितने बंदे रह गए, तो x तो टोटल में थे, उसमें से x-1 कर दिया, फादर को माइनस कर दिया, तो आप कह दोगे फैमिली में क्या रह गया, 3/4 मेंबर है। हर बंदे को कितना मिल रहा है, 3/4 ऑफ द केक मिल रहा है, इतना रह गया। तो अब वन फैमिली मेंबर, हर एक फैमिली मेंबर को कितना मिलेगा, 3/4 ऑफ द जितना बाकी रह गया। ठीक है, तो टोटल वो कह रहा है वो कितने इक्वल है, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम इसका किसको इक्वल है, फादर के 1/4 के इक्वल है। तो x को सॉल्व किया, x-1 9 के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो आप कह सकते हो फैमिली में कितने मेंबर थे, 10 मेंबर थे। आई होप बच्चे आपको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ जी गाइस, चलो आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है फैक्टराइज करो इसको, a प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस 2a प्लस 3 एक्स प्लस वाई माइनस 3a प्लस 4b प्लस एक्स प्लस वाई। तो उसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो अगर मैं देखूं तो x प्लस वाई सब में कॉमन है, तो x प्लस वाई क्या है, सब में कॉमन है। तो x प्लस वाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं। x प्लस वाई को अगर हमने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या बचा आपके पास, a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 2a प्लस 3, और यहाँ पे क्या बचा 3a माइनस 4b। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चे x प्लस वाई था, उन्होंने लिखा नहीं x प्लस वाई था। ठीक है बच्चे, x प्लस वाई को अगर कॉमन निकाला तो ये a प्लस बी आ गया, और ये 2a प्लस 3 आ गया, और ये माइनस था तो माइनस a माइनस 4b आ गया। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 2a और 8 कितने हो गए, 3a, और ये माइनस के 3 हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब जीरो है, ये तो खत्म हो गया। तो ये b है और ये 4b माइनस का, तो b में से 4b माइनस किए तो माइनस 3b आ गई, तो यहाँ पे 3 रह गया और b कितना रह गया, -3। तो अब 3 भी कॉमन है तो 3 भी बाहर आ गया, तो आपके पास रह गया x प्लस वाई 1 माइनस b, दैट इज योर फैक्टर। आई होप बच्चे आपको क्लियर है। देखो तीनों में पहले x प्लस वाई कॉमन था, तो x प्लस वाई आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे रह गया a प्लस बी, और यहाँ पे 2a प्लस 3, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई कॉमन गया, तो ये माइनस था तो माइनस को मल्टीप्लाई किया, -3 -4b। अब ये a और ये 2a 3 है, और ये 3a ये है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, a तो खत्म हो गया। अब b देखो, ये b प्लस का है, ये माइनस का 4b है, तो -3 भी रह गया और आपके पास 3 रह गया। तो आगे 3 भी कॉमन है तो 3 को भी निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे 3x प्लस वाई 1 माइनस b रह गया। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। तो आगे कह रहे हैं टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम होती क्या है पहले, तो पैरेललोग्राम होती है ऐसी वाली, ठीक है, दैट इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑपोजिट साइड सारी इक्वल होती है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और पैरेललोग्राम में जो ये एंगल होते हैं इसको आप बोलते हो एडजेसेंट एंगल, या ये बोलो या ये बोलो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इनके एडजेसेंट एंगल की रेशियो है 2:3। मान लो ये 2x है और ये है 3x है, ठीक है जी। और पैरेललोग्राम में ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर ये 3x है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा, अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। ये हमें पता है, प्रॉपर्टी है। और एक चीज और याद रखना है, तो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन में क्या गया, उसमें 2:3 है, तो हमने मान लिया लेट के एंगल क्या हो गया, 2x एंड 3x हो गए। और हमें पता है अभी एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 होता है। तो एडजेसेंट एंगल हो गई 2x और दूसरा क्या हो गया 3x, इनको सम किया तो कितना आ गया 180 डिग्री। तो 5x 180 डिग्री के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। तो आप कह दो कि आपके एंगल क्या थे 2x, मतलब 36 इंटू 2 72 डिग्री हो गई। दूसरा 3x मतलब 36 इंटू 3 क्या हो गया 108 डिग्री हो गया।
तो आपको कह दोगे भी जो आपके जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या आ गए 72 डिग्री और 108 डिग्री, और हमें पता है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आपके पास मान लो ये वाला एंगल गिवन है, ये आपके पास आया 72 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 72 डिग्री होगा। अगर ये आपके पास एंगल आया मान लो कितना आया 108 डिग्री आया, तो अगर ये 108 डिग्री है तो ये भी क्या हो गया 108 डिग्री होगा। ठीक है गाइस, तो ये भी 108 डिग्री होगा। इसमें ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 459। कह रहा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर पता करो जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो किससे, 459 पे डिवाइड होता हो। ठीक है, तो डिवाइड होता है 459 पे। तो हमें पता है भी लार्जेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होता है वो कितना है 4 टाइम 9, क्योंकि 1 डिजिट का नंबर 19 हो गया, 2 डिजिट का 99 हो गया, 3 डिजिट का 909 और 4 डिजिट का 9999। अब आपने किससे डिवाइड करना है इसको, 459 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या करना है, आप क्या करो ये 999 को आप किससे डिवाइड करो, 459 से डिवाइड करो। तो पहले आप करोगे तो 459 इंटू 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 918 आ जाएगा। तो माइनस करोगे 81 बच गया, ऊपर से फिर 9 उतारा। ठीक है, तो 918 है, तो यहाँ पे आप गलत हो गए, ये आप कह दोगे 9 में से 8 निकाला 1 और 9 में से 81 बच गया, तो ऊपर से क्या आ गया 918 आ गया। ठीक है, 800 तो 2 पे तो जाएगा नहीं, तो इसको 1 से ही भेजना पड़ेगा। तो 2 पे तो 918 आएगा ना, तो 1 से तो कितना है आपके पास 360 बच गया। तो आपके पास एक्स्ट्रा 360 बच रहा है। तो अगर ये एक्स्ट्रा 360 ना होता तो ये नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड होता। तो अब आपने क्या करना है 99 में से 360 माइनस कर दो, तो आप कह दोगे आपका आंसर 93639 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 459 से डिवाइड किया तो आपके पास एक्स्ट्रा 360 बच रहा है। तो अगर ये 360 ना होता तो आपका ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता। तो आपने क्या करना है 4 टाइम 9 में से 360 माइनस कर दो, तो जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो फिर 459 पे डिवाइड हो रहा है वो क्या है 9639। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 25/4% रेट पर कितना बन जाएगा 3/8 इटसेल्फ। ठीक है, 3/8 इटसेल्फ बन जाता है। तो कितने टाइम पर सिंपल इंटरेस्ट पे जो एक मनी है 25/4% रेट पर 3/8 हो जाती है इटसेल्फ। ठीक है, कितने टाइम, तो टाइम निकालना है। तो आपको प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं पता, तो आप मान लो भी प्रिंसिपल क्या है आपका x है, और टाइम भी नहीं पता, तो टाइम को मान लो आपके पास क्या है t। हाँ, रेट पता है, रेट कितना आपके पास 25/4%। ठीक है, तो आपको कह दोगे रेट क्या है 25/, प्रिंसिपल मान लिया x, टाइम मान लिया आपने t ईयर्स और रेट मान लिया 25%। तो सिंपल इंटरेस्ट उसने बताया हुआ है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ, सॉरी ये सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ कितना है 3/8। तो आप कह दोगे सिंपल इंटरेस्ट बताया हुआ है 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मान लेते हैं x। ठीक है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल x है, रेट हो गया 25/4 हो गया, टाइम हो गया t इंटू 100। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप देखो ये x के साथ तो x कैंसिल हो गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 3/8। और अब क्या करेंगे, ये 25 इंटू 4 ले लो, ये 25 के साथ 4 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 3/8 इज इक्वल टू t/16 आ गया। तो t की वैल्यू निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या आएगी 3 ऊपर 16 नीचे क्या आ जाएगा 8 है, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 8 होगा, तो आपके पास t की वैल्यू क्या आएगी 6 ईयर। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 6 ईयर। ठीक है गाइस, उसने क्वेश्चन में पूछा था कितने टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है अपने प्रिंसिपल का 25/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3/8 हो जाएगा। तो उसने ये चीज पूछी थी हमसे, तो हमने मान लिया अभी हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल x हो गया, टाइम भी नहीं पता तो टाइम मान लिया t ईयर्स हो गया, और रेट हमें गिवन है 25/4, और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है कितना 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल। 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल क्या है हमारा x है। हमें पता है प्रिंसिपल निकालने का फंडा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फंडा है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है x, रेट को मान लेते हैं 25, टाइम आपको पता नहीं तो 4 इंटू 100 कर लिया, तो x के साथ x कैंसिल हो गया, तो आपने t की वैल्यू निकाली जो कि कितनी आ गई 6 ईयर।
आई होप आपको ये बच्चे समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो ये थे RIMC के जून 2018 में जो मैथ्स का पार्ट था उसके क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर कोई क्वेरी हो तो आपने इस नंबर पे कॉल करना है 7419992228। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।